दासी ने सारी शीशियां रानी को दिखाई तो रानी रत्नावली ध्यानपूर्वक उन शीशियों को देखती रही। फिर उन्होंने अपने गुरु का स्मरण कर अपनी तंत्र विद्या से जानने का प्रयास किया कि किसी शीशी में मंत्रपूत तेल तो नहीं। ज्यों ही रानी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया त्यों ही एक शीशी का तेल अंदर ही अंदर घूमने लगा। रानी समझ गई कि उनको वशीभूत करने के लिए दासी को सम्मोहित करके मंत्रपूत तेल भेजा गया है। उनको यह समझते देर न लगी कि यह काम सेवड़ा सिंगा का है। महारानी रत्नावली के पतिव्रत धर्म को चुनौती देकर यह तीसरी बार उनको अपनाने का प्रयत्न किया था सेवड़ा सिंगा ने। वास्तविकता जानने के बाद उसके क्रोध की सीमा न रही। वह महल की ओर खिड़की के पास जाकर खड़ी हुई जहां से सेवड़ा सिंगा का महल साफ नजर आता था। क्रोध में रानी रत्नावली ने उस शीशी पर अपनी तंत्र विद्या का प्रयोग कर दिया। मंत्र के प्रभाव से तेल की शीशी आकाश में उड़ने लगी। ज्यों ज्यों वह आगे बढ़ती गई त्यों त्यों उसका आकार बढ़ता ही गया और अंत में एक विशाल शिलाखंड का रूप धारण कर लिया उसने। उस समय सेवड़ा सिंगा अपने महल की छत पर ध्यान से बैठा हुआ था। उसको क्या पता था कि उसकी मृत्यु सामने आ रही है। उसने अपनी ओर आती हुई विशाल शिलाखंड की सनसनाती हुई आवाज सुनी तो आंखें खोलकर देखा। वह पल भर में समझ गया कि मृत्यु सर पर आ चुकी है। अपनी तंत्र विद्या से उस विशाल शिलाखंड को रोकने का प्रयास भी किया उसने, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हवा में चक्कर काटता हुआ शिलाखंड आया और तीव्र गति से गिर पड़ा सेवड़ा सिंगा के ऊपर। सेवड़ा सिंगा के मुंह से दर्दनाक चीख निकली। मरते मरते उसने श्राप दे दिया, रानी रत्नावली तूने मुझे छल से मारा है। मैं अपनी जीवन भर की तपस्या और तंत्र साधना का उपयोग करते हुए श्राप देता हूं तुम्हें कि तुम्हारा यह नगर कल का प्रातः काल न देख सकेगा। कोई प्राणी नहीं बच सकेगा इस नगर का। कल के बाद इस नगर में कोई नहीं रह पाएगा। रानी रत्नावली को जब सेवड़ा सिंगा के श्राप का पता चला तो वह समझ गई कि अब निश्चित है विनाश। सर्वप्रथम सेवड़ा सिंगा का अंतिम संस्कार तांत्रिक विधि से 5 पशु की बलि देकर करवाया गया और उसके बाद महाराज को बता दिया कि वह रातों रात मानगढ़ को खाली करवाने का आदेश दे दें। कल यह नगर रातों रात विनाश के मुंह में समा जाएगा। एक प्राणी भी नहीं बचेगा, पशु पक्षी भी नहीं। मानगढ़ से थोड़ी ही दूर अजबगढ़ का किला था। मानगढ़ से अजबगढ़ तक पहाड़ों से मीलों लंबी सुरंग बनाई गई थी। रातों रात उस सुरंग के रास्ते मानगढ़ का खजाना अजबगढ़ ले जाने का प्रयास किया गया, लेकिन प्रयास सफल नहीं हुआ। अगले दिन सूर्योदय होते ही मानगढ़ में इतना भयंकर तूफान आया कि सब कुछ उजड़ गया। जो लोग नगर में रह गए थे उनमें से भी कोई नहीं बच सका। महत्वपूर्ण बात तो यह थी कि वह भयंकर तूफान मानगढ़ के मंदिरों को नष्ट नहीं कर सका। रानी रत्नावली अजबगढ़ चली गई थी। वहां जाने के बाद उन्होंने आदेश देकर अरावली की सबसे ऊंची चोटी पर सेवड़ा सिंगा की छतरी बनवाई ताकि लोग दूर से देखकर ही जान सकें कि पराई औरत पर नजर उठाने वालों का क्या परिणाम होता है। आज यह छतरी अपने मूल रूप में विद्यमान है। तंत्र मंत्र के परिणाम स्वरूप मानगढ़ का विनाश हुआ। रानी रत्नावली के अजबगढ़ पहुंचने के बाद वहां के लोगों ने अपनी अपनी रक्षा के लिए तंत्र मंत्र सीखना शुरू कर दिया, इसीलिए कि ताकि वहां भी कोई तांत्रिक आकर उस नगर को क्षति ना पहुंचा सके। रानी ने ऐलान करवा दिया कि कोई भी तांत्रिक उसके पास तभी पहुंच सकेगा जब तक वह उनसे या नगर निवासियों से
तंत्र मंत्र में जीत पाएगा। नगर निवासियों का तंत्र मंत्र की साधना करने का परिणाम यह हुआ कि छोटी छोटी बातों को लेकर अपनी तांत्रिक विद्याओं का प्रयोग एक दूसरे पर ही करने लगे। इन तांत्रिक विद्याओं में मुठ, मारण, बाण इत्यादि भयानक तंत्र विद्याएं भी शामिल थी। इसका परिणाम यह हुआ कि अजयगढ़ भी शीघ्र ही उजड़ गया। उसकी भी गति वही हुई जो मानगढ़ की हुई थी। इतनी कथा सुनकर मौन साध गई भैरवी। धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन होने लगा था और छा गई थी निस्तब्धता। उस निस्तब्ध वातावरण में चारों ओर शुभ्रध्वल प्रकाश फैलने लगा था। महासाधिका को मौन साधे देख न जाने क्यों व्याकुल हो उठा मैं। इस रहस्यमय भैरवी की रहस्य गाथा ने मेरे हृदय में जो कौतूहल की सृष्टि कर दी थी, उसके फलस्वरूप तरह तरह के विचार, भाव और प्रश्न मन में उठने लगे थे। तरह तरह की जिज्ञासाओं की सृष्टि भी हो गई थी मेरे अंतर मन में। अंत में स्वयं मौन भंग करना पड़ा मुझे। बोला, राजनर्तकी से लेकर मानगढ़ के विध्वंस तक की कथा सुनी मैंने। क्या इसके पहले और बाद की कथा सुनाएंगी क्या आप मुझे? बड़ी जिज्ञासा है, उसे सुनने के लिए व्याकुल है मन मेरा। मेरी आत्मा को आकुल कर दिया है आपकी रहस्यमयी और साथ ही अविश्वसनीय गाथा ने।